हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से हम आप सभी स्टूडेंट को स्वागत करते हैं अपना बिहार एकेडमी में। जो आप 10th क्लास के बिहार बोर्ड के लिए मस्त तरीका से तैयारी कर रहे होंगे, उसी में आपको हम फिक्स 5 नंबर दिलाने के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं और लेके आए हैं थेल्स प्रमेय। ये फिक्स है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको दो तरह से पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनर इसको दो तरह से पूछते हैं। जो मेरा पहला तरीका जो होगा, ये मेरा पहला तरीका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखिए और इसे सिद्ध करें। देखिए दोस्तों, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ थे, जो कि एक कथन दिया, त्रिभुज से रिलेटेड एक कथन दिया और उसी को लिखने के लिए बोला गया। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें और इसे प्रूव करें। ये जो लिखा है वो उसे ही प्रूव करना है, उसी को प्रूव करना है। और दूसरा तरीका इस तरह पूछ सकता है क्वेश्चन, सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। यहाँ पे होगा वर्ग के योग के बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। ये दो तरीका से पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन ये थेल्स प्रमेय का। चलिए दोस्तों, प्रूव करते हैं। अब हम मान लेंगे कोई त्रिभुज जो क्या होना चाहिए, समकोण होनी चाहिए, यानी कि एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। त्रिभुज में 3 कोण होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब उसको वो त्रिभुज को क्या बोलेंगे, हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। चलिए हम बनाते हैं त्रिभुज। यहाँ पे पहले यहाँ लिख देते हैं हल, और हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं जो क्या है, जो त्रिभुज है मेरा ABC। ये मेरा त्रिभुज है, मान लीजिए, रुक जाइए थोड़ा। ये मेरा त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, और ये एंगल समकोण बनाने वाली एंगल है जो कि 90 डिग्री है। ये मेरा एंगल है। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा एंगल B जो है मेरा कितना है, 90 डिग्री है। ये झलक रहा है आपको, ये एंगल ABC क्या है, 90 डिग्री है। एंगल B को लिखिए 90 डिग्री, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल भुजा AC का स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि थेल्स का कथन क्या है। थेल्स का कथन क्या है, देखिए थेल्स साहब ने ये कहा है, क्या ये कहा है कि त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होगी उसका वर्ग, यानी कि कर्ण, त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष अन्य बचे छोटे छोटे दो भुजाओं के योगफल के इक्वल होता है। यही बोला था, क्या बोला था, त्रिभुज के सबसे लंबे भुजा का वर्ग जो होगा शेष बचे दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। यही बोला था थेल्स साहब ने। तो उसका कथन में क्या लिखेंगे, त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो होता है वो छोटे छोटे दो बचे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। ये लिख देना है थेल्स के कथन में। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, थेल्स के कथन को प्रूव करेंगे, यानी कि AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, इसको हम प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे रचना करेंगे, रचना करेंगे क्या, रचना करेंगे B से हम लंब डालेंगे AC पे, यानी कि AC एक भुजा है जो कि सबसे लंबी भुजा है दिए गए त्रिभुज का, बनाए गए त्रिभुज का, और उस पे हम लंब डालेंगे एंगल B से। एंगल B से क्या करेंगे, लंब डालेंगे एंगल B से। आपको ये भी पता होनी चाहिए, आपको त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये भी पता होनी चाहिए
समकोण त्रिभुज में समकोण का जो मान होता है उसके सम्मुख भुजा जो होता है, सम्मुख भुजा जो होता है वो होता है मेरा कर्ण होता है। वो क्या होता है? कर्ण होता है। सम्मुख भुजा क्या होता है मेरा? कर्ण होता है। तो AC क्या है? कर्ण है। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण। इसको हम क्या लिखेंगे? कर्ण। अब चलते हैं आगे, रचना कर लेते हैं। बी से BD, मान लीजिए ये D है, ये D है, BD लंब डाला गया है किस पे? AC पे, AC पर डाला, AC पर डाला। अब देखिए AC पे लंब डाले हैं ना, AC पे लंब डाले हैं तो वहां पे वो जो लंब होगा आंतरिक कोण 90 डिग्री का स्थापित करेगा, यानी कि ये कोण कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप सभी को इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलिए एंगल को लेते हैं। देखिए दोस्त, हम त्रिभुज में लेंगे अब त्रिभुज ABC एक त्रिभुज लिए और त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में दो त्रिभुज लिए। देखिए इसमें 3 त्रिभुज बना है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। एक त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज हो गया, और ये एक 3 त्रिभुज हो गया। इसमें 3 त्रिभुज हो गया। 2 त्रिभुज का कंपैरिजन करेंगे। कौन कौन त्रिभुज का? ABC और ABD का ले लिए। यहाँ पे ABC और ABD का त्रिभुज ले लिए, ABD त्रिभुज ले लिए। अब इस त्रिभुज में देखिए ABC में ये कोण 90 डिग्री है और BAD में ये कोण 90 डिग्री है। दोनों इक्वल है ना, दोनों 90 डिग्री का बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ABC बराबर एंगल ADB इक्वल टू कितना? 90 डिग्री का इक्वल दोनों है, दोनों आपस में इक्वल है। अब देखिए एक और त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज में ये कोण जो है, ये कोण एंगल A जो है, ये इतना वो त्रिभुज यानी कि BDA का कोण का बराबर है। इसका भी कोण ये देखिए त्रिभुज ABC में आइएगा तो A कोण होगा, और त्रिभुज BDA में आइएगा तो A ही कोण होगा, यानी कि ये उभयनिष्ठ है। इसको भी इक्वल लिख सकते हैं, दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको? एंगल एंगल BAC बराबर एंगल BAD, यही ना होगा? क्या है ये? उभयनिष्ठ के कारण, उभयनिष्ठ है। अब समझ जाइए उभयनिष्ठ होता क्या है। उभयनिष्ठ के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में दो शादी है। मान लीजिए आपके गांव में 2 शादी है, एक है मोहन के घर में और एक है सोहन के घर में। ये दोनों के घर में शादी है, और एक राकेश बेचारा है। ये क्या? राकेश बेचारा है, और इसको बोल दिया है, दोनों इसका दोस्त है, और ये दोनों बोल दिया है कि मेरे यहाँ शादी है और भोज खाने के लिए आना है। तो बेचारा राकेश किधर जाए? मोहन के यहाँ जाए कि सोहन के यहाँ जाए, कोई पता नहीं चल रहा है। तब इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ये जो राकेश है दोनों का उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों के यहाँ भोज खाने जा सकता है। वही बात देखिए त्रिभुज में भी है। ये कोण जो है एंगल त्रिभुज ABC का भी है और त्रिभुज DAB का भी है, त्रिभुज ABC का भी है और त्रिभुज DAB का भी है। यही होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आपको समझ में आ गया होगा, उभयनिष्ठ आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है उभयनिष्ठ। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्त, त्रिभुज के योग्य नियम क्या कहता है? अगर दो त्रिभुज में दो कोण आपस में, सम्मुख कोण आपस में इक्वल है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल ही होगा। ये त्रिभुज के योग्य नियम है। कहां से? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। मान लीजिए ये तो दो त्रिभुज बनाते हैं हम, ये दो त्रिभुज बनाते हैं, A B C और D E F, दो त्रिभुज बनाए।
दो त्रिभुज बनाए, देखिएगा ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री है। ये देखिए एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल ई की जो 60 डिग्री का बराबर होगा। और मान लीजिए ये कोण 30 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री का, यही ना होगा 30 डिग्री 60 डिग्री। अब देखिए शेष कोण जो बड़ा है, शेष कोण जो बचा है, ये कोण और ये कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि एंगल का त्रिभुज का योग्य नियम क्या कहता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है 180 डिग्री। ये सर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अगले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए 7 30 यानी कि बी क्या है, एंगल ए को निकालना है प्लस एंगल बी क्या है 60 प्लस एंगल सी क्या है 30 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए निकालना है ना, इस दोनों को जोड़ के उस साइड भेज देंगे, 180 प्लस में होगा माइनस में 90। एंगल ए क्या निकल के आया मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री निकल के आया। ये क्या निकल के आया 90 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री निकल के आया, तो ये भी मेरा 90 डिग्री ही निकल के आएगा। यही होता है जब दो त्रिभुज में दो त्रिभुज के दो सम्मुख कोण आपस में इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक ही इक्वल होगा, शेष बचे कोण भी इक्वल होगा। तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए दो कोण इक्वल है ना आपस में, उभयनिष्ठ कोण। अब देखते हैं आगे, ये आपको उभयनिष्ठ भी समझ में आ गया और शेष कोण जो इक्वल होगा वो भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे शेष एंगल शेष क्या है मेरा, ये एंगल ए बी डी और एंगल ये जो है, ये एंगल शेष बचा हुआ है और इसमें जो ए बी सी में जो एंगल शेष ये बचा हुआ है सी, एंगल सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल शेष क्या है ए सी बी में, ए सी बी बराबर है शेष एंगल किसके ए बी डी के, ए बी डी, यही है ना शेष एंगल बराबर है। अब देखिए दोस्त, आपको हम कल वाले वीडियो में यानी कि पहले वाले वीडियो में यानी त्रिभुज के बेसिक वाले वीडियो में आपको बताए हैं क्या, जब दो त्रिभुज के सम्मुख कोण इक्वल हो तब वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है, यानी कि है समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, आपको पता होगा समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, समरूप है त्रिभुज किसका, ए बी डी का समरूप है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोस्त, आपको ये बात भी पता होगा, अगर त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी समरूप है तो इसके सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। समरूप भुजाओं का अनुपात यानी कि क्या, लंब का अनुपात लंब के अनुपात लंब और आधार अनुपात आधार के इक्वल होगा, कर्ण अनुपात कर्ण और आधार अनुपात आधार के इक्वल होगा, सम्मुख भुजा के अनुपात के इक्वल होगा। तो देखिए हम क्या लेंगे, कर्ण को लेंगे, कर्ण AC के अनुपात जो होगा, AC के अनुपात। देखिए ये पूरा त्रिभुज में यानी कि ए बी सी में कर्ण क्या है, AC कर्ण है, और त्रिभुज में आइए, ये त्रिभुज में ए बी डी में आइए, ए बी डी में 90 डिग्री का जहां पे कोण बनता है उसके सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। यानी कि इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी डी त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, कर्ण होगा ना दोस्त, ए बी कर्ण होगा ना। देखिए सम्मुख कोण यहाँ 90 डिग्री है तो भुजा का ये कोण का सम्मुख भुजा कौन है, ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, यानी कि ए बी डी का कर्ण हो जाएगा। तो इसका कर्ण बटा इसका कर्ण ले लेंगे तो इसका कर्ण क्या है, ए बी है ना दोस्त। अब देखिए आधार को लेंगे, इक्वल होगा ना, दो भुजा को लेते हैं और उसका अनुपात इक्वल करते हैं। अब कर्ण का ले लिए, अब चलिए लंब का ले लेते हैं, आधार का ले लेते हैं, आधार का। देखिए ए बी सी लंब ले लेते हैं, लंब का अनुपात लेंगे। अब लंब का अनुपात, लंब भी ले सकते हैं आधार भी ले सकते हैं, बात वही पड़ेगा। लंब का ले लेते हैं, ए बी इसका लंब है। देखिए ए बी सी का लंब क्या है, ए बी सी का लंब ये है ना, ए बी
ए बी लंब है। और देखिएगा ए बी लंब है, ए बी ले लेते हैं, ए बी बाय। अब देखिए इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी डी का लंब क्या हो जाएगा, ए बी डी का लंब, ये देखिए ये लंब है इसका, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है भाई, ये लंब है, ये त्रिभुज का लंब है, ये क्या है, लंब है त्रिभुज किसका, ए बी डी का लंब है, क्या है, ए बी डी का लंब है। क्या लिखेंगे यहाँ, ए डी लंब, ए डी क्या लिखें, कर्ण बटा कर्ण जो इक्वल होगा, आधार लंब बटा लंब के इक्वल होगा, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे या अब देखिए कोना कोनी यहाँ गुना कर देंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, देखिए ए बी गुना ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी गुना, ये गुना नहीं होगा क्योंकि अलग अलग ए सी है और ए डी है, गुना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ए डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे यहां से लेंगे, आगे यहां से लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में लेंगे। अब तथा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी एंगल को जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको अंदर में रखेंगे। आप जैसे तैसे रख सकते हैं, यहाँ सी को भी ऐसे रख सकते हैं और डी को भी उस साइड रख सकते हैं, बीच में सी को भी रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़िया दिखता है, ये 90 डिग्री का कोण दर्शाता है, ये भी बीच वाला कोण 90 डिग्री का कोण दर्शाता है। ऐसे लिखिएगा एग्जामिनर खुश हो जाएगा, यानी कि कॉपी चेक करने वाला। तो चलिए आगे चलते हैं, इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में देख लीजिए दोस्त क्या हो रहा है, एंगल बी जो है मेरा, ये एंगल 90 डिग्री है और इसका ए एंगल 90 डिग्री है, दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ए बी सी इक्वल है बी डी सी के, है ना। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, दोनों त्रिभुज का एक कोण से मुंह आना 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी आपस में क्या है 90 डिग्री, यानी कि इक्वल है, ये लिख सकते हैं ना। अब आगे चलिए, आगे देखेंगे, देखिए ए सी बी, ये पूरा त्रिभुज का कोण है सी, ए बी सी का भी कोण है सी, और देखिए डी सी बी का भी कोण है सी, उभयनिष्ठ, आपको ऊपर भी बता चुके हैं उभयनिष्ठ के बारे में, दोनों के तरफ भोज खा सकता है राकेश, बताए थे ना, मोहन और सोहन को यहाँ शादी है, दोनों के यहाँ राकेश क्या कर सकता है, भोज खा सकता है, क्योंकि मोहन और सोहन दोनों राकेश को क्या न्योता देके गया है कि भोज खाने आना है मेरे पास, तो ये राकेश जो हो गया क्या हो गया, दोनों का उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि वो दोनों की तरफ जाएगा, तो ये कौन क्या होगा, ये ए बी सी त्रिभुज में भी आएगा, त्रिभुज बी सी डी में भी आएगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए सी बी बराबर एंगल बी सी डी, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए दोस्त, आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर दो त्रिभुज के सम्मुख कोण आपस में इक्वल है तो वो त्रिभुज के तीसरा कोण भी आपस में इक्वल ही होगा, यानी कि शेष बचे कोण भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शेष कोण जो है मेरा क्या बचा है, शेष कोण, दो कोण तो इक्वल हो गया सम्मुख कोण, एक शेष कोण कौन बचा है, ये मेरा ए बच गया, एंगल ए बच गया, और एंगल ये मेरा बच गया, एंगल ये बी बच गया, ये इतना वो एंगल बच गया, यानी कि डी बी सी बच गया और एंगल बी सी ए बच गया, तो शेष में लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू शेष एंगल क्या है इसका, डी बी सी के बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज का तीनों कोण के सम्मुख कोण आपस में इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी त्रिभुज के तरह इसको भी सम्मुख बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी
समरूप है, समरूप है, उल्टा एस, समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ये लिख सकते हैं ना दोस्त। इतना गो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इतना गो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 5 नंबर आपके मुट्ठी में देंगे अभी तुरंत 10 मिनट में। तो देखिए दोस्त, ये बोल सकते हैं ना, तो ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। तो समरूप में कंडीशन एक तो और था, अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, सम्मुख भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा। क्या होगा? सम्मुख भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, यानी कि कर्ण बाय कर्ण इक्वल होगा आधार बाय आधार का, कर्ण बाय कर्ण इक्वल होगा लंब बाय लंब का, होगा ना। तो यहाँ पे चलते हैं, करते हैं, कर्ण बाय कर्ण ले लेते हैं पहले। कर्ण क्या है इसका? कर्ण के अनुपात कर्ण, कर्ण बाय कर्ण लेते हैं, यानी कि ए बी सी का कर्ण क्या है? ए सी कर्ण है, ए सी बाय, अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज बी डी सी में क्या कर्ण है? आपको पहले बता चुके हैं। क्या क्या बता चुके हैं कर्ण में? कर्ण में यही ना बताए हैं क्या? कर्ण में जो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सम्मुख भुजा जो होता है कर्ण कहलाता है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है त्रिभुज बी डी सी में, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका सम्मुख भुजा कौन हो गया? ये मेरा बी सी सम्मुख भुजा हो गया, जो क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए सी बाय ए सी बाय बी सी, बी सी, बी सी ले लिए। अब चलिए, कर्ण बाय कर्ण हो गया। अब ले लेते हैं आधार बाय आधार, आधार बाय आधार। आधार देखिए, ये पूरा त्रिभुज का आधार क्या है? ये पूरा त्रिभुज, ये लंब है, ये आधार है, तो क्या लेंगे? आधार बाय आधार करेंगे तो बी सी बाय ये त्रिभुज का आधार हो गया। अब ये त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? बी डी सी का आधार क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बना है ना, यहाँ ये लंब मान लीजिए, ये लंब है, ये लंब है, और ये मेरा आधार हो जाएगा, यानी कि डी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा डी सी। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एंगल ये जो हो जाएगा मेरा बीसी, देखिए बीसी बीसी है, मेरा बीसी बीसी मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी गुना डी सी, यही ना होगा? इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए, कुछ नहीं करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में ऐड कर देंगे। समीकरण समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? बी सी के स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए ए बी लिखते हैं, पहले पहले ये त्रिभुज लिखते हैं, ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, और त्रिभुज क्या है? दूसरा दूसरा समीकरण ये है मेरा बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी ये, और प्लस ये पूरा डिब्बा ए सी गुना डी सी। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप सभी को, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, दोनों समीकरण को ऐड किए हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या? यहाँ पे देखेंगे या देखिए यहाँ पे ए बी के स्क्वायर बी सी के स्क्वायर को लिखेंगे पहले, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर, अब देखिए दोस्त, ए सी कॉमन आ रहा है दोनों डिब्बा में से, दोनों डिब्बा में से क्या हो रहा है? ए सी कॉमन आ रहा है। क्या हो रहा है? ए सी को कॉमन लेंगे, ए सी कॉमन आ गया तो बचा क्या? ई पूरा डिब्बा में एडी बचा है, एडी गुना प्लस एडी बचा है, ये पूरा डिब्बा में, ये डिब्बा में एडी बचा है, फिर प्लस लिखे, प्लस लिख दिए। अब ये पूरा डिब्बा में एसी तो कॉमन चल गया, डीसी बचा है ना, डीसी बचा है, यही ना बचा है, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन लिए हैं। अब आगे चलते हैं, या ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी
AC। अब देखिए हम फॉर्मूला चित्र से जाते हैं, फिगर से जाएंगे। फिगर में देखिए AD और DC झलक रहा है, AD और DC यानी कि AD ये AD और DC दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ दिए तो क्या AC बन रहा है दोस्त। यहां देखिए AD और प्लस कर देंगे DC यानी DC बोलिए या CD बोलिए, तो क्या हो जाएगा मेरा AC के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों का योग हम AC लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे AC इक्वल है ना। अब चलिए गुना करते हैं, या AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे AC गुना AC, तो AC का स्क्वायर होगा ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, AC के स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ये देखिए मेरा प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड क्या करना था सेल्स प्रमेय को, ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया दोस्त, ये मेरा सेल्स प्रमेय प्रूव्ड हो गया। 5 नंबर ये देके जाएगा अगर इतना को बना लिए बोर्ड में तो फिक्स है 5 नंबर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका विलोम भी हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, आज बस इतना ही रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, पूछा। आज के इस वीडियो में अगर पूरा वीडियो देख लिए मेरा, तो आपका 7 नंबर फिक्स कर देंगे त्रिभुज चैप्टर में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका से समझाए हैं, बस इतना को लिखना है, 5 नंबर फिक्स, कोई नहीं काटेगा। और क्या करना है इसके ऊपर और क्या बोले थे लिखने के लिए आपको, थेल्स प्रमेय का कथन। और थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है सर, थेल्स प्रमेय का कथन यही कहता है कि क्या त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा जो होता है, सबसे बड़े भुजा का वर्ग जो होता है, शेष बचे 2 भुजा के योगफल के बराबर होते हैं। शेष बचे 2 भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। इतना को लिख देना है। थेल्स का कथन हो गया खत्म, पाइथागोरस खत्म। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, थेल्स प्रमेय को लिखें और इसे सिद्ध करें, थेल्स प्रमेय को लिखें और इसे सिद्ध करें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरे तरीका से इसको कैसे पूछा सकता है वो देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उस भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करें। यानी क्या, मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज है, यहाँ पे कोई त्रिभुज है और क्या बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए इस भुजा, ये ABC एक त्रिभुज है, मान लीजिए क्या इस भुजा BC के समांतर एक रेखा खींच दिए, जो कि DE पर प्रतिच्छेद करती है, जो क्या करती है, DE पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर BC के समांतर DE खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जिस बिंदु पर D बिंदु और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उस भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हल करते हैं इसको, हल करने की तरफ चलते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें भुजा BC के समांतर DC खींचा गया है, यह आपको चित्र में झलक रहा है। और क्वेश्चन भी बोला गया है। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए
तो वह रेखा शेष बचे दो त्रिभुज के भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पे बोला गया। तो इसका प्रूव करना है। तो देखिए ये फिगर दिखा दिए और इतना ही बात लिखे हैं। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर डीसी है, खींचा गया है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि AD बाय DB यानी कि BD इक्वल होता है AE बाय CE के इक्वल होता है, ये देखना है। लाइट इक्वल होता है, ये देखना है। इसको प्रूव करना है। आगे चलिए प्रूव करते हैं। पहले हम रचना कर लेते हैं। कुछ इसमें रचना करेंगे, यानी कि कुछ अपने मन से बनावट करेंगे। मान लीजिए इसको बी को ई से मिला दिए, बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिला देते हैं, डी को सी से मिला दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रचना में क्या लिखेंगे? बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया और कुछ करेंगे रचना में। देख लीजिए और कुछ करते हैं। मान लीजिए डी से ए ई पे लंब डाल देते हैं। एक तो डी से ए डी पे ए ई पे लंब डाल दिए, डी से ए ई या ए सी पे लंब डाल दिए। और कर लेते हैं ई को ए ई पे लंब डाल लेते हैं, ई को ए डी पे या बोलिए ए बी पे लंब डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे और डी से डी इसका नाम लिख देते हैं, इसको हम एम कर देते हैं और इसको हम एन कर देते हैं। डी से डी एन लंब किस पे? ए सी बोल दीजिए या ए ई बोल दीजिए, हम ए सी बोल देते हैं, ए सी। तथा और दूसरा में क्या किए हैं? डी से डी एन, ये हो गया। ई से ई एम, ई से ई एम लंब डाला किस पे? ई से ई एम लंब डाला ए बी पे, ए बी बोल लीजिए या ए डी बोल लीजिए, बात वही है। क्या लिखेंगे? ए बी पे डाला। इतना वो क्लियर हो गया है, कुछ नहीं किए हैं। जो किए हैं यहाँ पे वो लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखे हैं? बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया, बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया और डी से डी एन लंब एसी पे डाला गया लंब, यानी कि यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा, लंब डाला गया है तो होगा ना। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या? तथा ई से ई एम लंब डाला गया ए बी पे। यहाँ देखिए लंब डाला गया ए बी पे, तो यहाँ पे कितना डिग्री? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं आप सभी को। अब चलिए दो त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और ट्रेंगल डी ई बी लेंगे, डी ई बी। ये दो त्रिभुज ले लिए। दोनों का अनुपात करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। आपको पता होगा त्रिभुज ट्रेंगल ए डी ई बाय ट्रेंगल ए ई बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। त्रिभुज ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो निकालते हैं क्या 1/2 आधार गुनी आधार, आधार गुना ऊंचाई से, ऊंचाई से। ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, यानी कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है, हाफ गुनी आधार गुना ऊंचाई, ऐसे यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, देखिए क्या लिए ए डी ई लिए है ना, ए डी ई त्रिभुज में देखिए ए डी ई में क्या लेना है, यहाँ देखिए आधार, आधार क्या है, ए डी ई का आधार क्या है, ए डी ई का आधार मान लीजिए ये त्रिभुज उठा करके यहाँ मान लिए, यहाँ त्रिभुज डाल लिए, यहाँ त्रिभुज डाल लिए और यहाँ से यहाँ लंब है, तो आपको पता होगा जहां पे लंब डाला गया है तो वो आधार होता है। जिस त्रिभुज में जिस सम्मुख कोण से लंब डाला जाता है जिस भुजा पे, वो भुजा जो होता है मेरा आधार होता है, यानी कि मेरा आधार क्या हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, एडी आधार हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का एडी आधार हो जाएगा। तो लेंगे क्या ए डी, यही ना लेंगे गुना, अब क्या है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है मेरा, जो लंब डाले हैं वही ऊंचाई होगा ना, तो ऊंचाई लंब क्या डाले हैं ई एम लंब डाले हैं ना, ई एम क्या डाले हैं लंब डाले हैं, तो इसको लेंगे ई एम बाय बाय। अब दूसरा त्रिभुज क्या है मेरा, ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल क्या है ए ई बी, देखिए त्रिभुज ए बी, ए ई बी क्या है ए ई बी, ए सॉरी ए ई बी नहीं डी, यहाँ पे डी होगा, डी, यहाँ डी ई बी ले लिए हैं, त्रिभुज ए डी ई लिए हैं और ट्रायंगल डी ई बी लिए हैं ना, तो लेंगे क्या डी ई बी लेने लगे, डी बी, डी ई बी क्या है डी ई बी, डी ई बी ये त्रिभुज लिए हैं, ये पूरा इतना वो त्रिभुज लिए हैं, ये त्रिभुज लिए हैं डी ई बी, यही ना लिए हैं, इसमें ले लेते हैं 1/2 क्षेत्रफल लेते हैं 1/2। अब देखिए एंगल त्रिभुज डी ई बी में आधार क्या होगा, आधार क्या होगा जिसपे लंब डाला गया है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका आधार ये हो जाएगा, ये इसका आधार होगा, आधार क्या हो जाएगा डी बी, या बी डी लिख लीजिए, बी डी बाय बी डी, सॉरी बी डी गुना होगा, बी डी गुना आधार, आधार हो गया, लंब क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई ये हो जाएगा, यही ना होगा, ये त्रिभुज, त्रिभुज ये लीजिए या ए लीजिए, आपको क्या बोले थे यहाँ पे रचना में, क्या बोले थे, क्या बोले थे रचना में, डी से डी एन, डी से डी एन, सॉरी ये नहीं देखेंगे ये देखेंगे, ई से ई एम, ई से ई एम लंब है ए बी पे बोलिए या डी ए डी पे बोलिए, एक ही बात पड़ता है ना, तो दोनों में से दोनों का लंब क्या हो जाएगा मेरा ए सॉरी ई एम हो जाएगा, तो इसका भी क्या लेंगे ई एम, ई एम, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो कैंसिल होगा काट दीजिए, 1/2 1/8 कैंसिल आउट, खत्म हो गया। अब देखिए ई एम से ई एम कैंसिल, बचा क्या, क्या बच के आया मेरा ए डी जो है बाय बी डी निकल के आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बी डी निकल के आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। आगे चलिए, तथा दूसरे त्रिभुज में तथा ट्रायंगल, अब देखिए त्रिभुज ए डी ई लेंगे, त्रिभुज ए डी ई, वही ए डी ई बाय ट्रायंगल, अब त्रिभुज डी ई सी लेंगे, क्या लेंगे डी ई सी, डी ई सी लिखिए या सी ई डी लिखिए, बात वही है, सी डी ई लिखिए, बात वही है बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं ए आर ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ भी लिख देते हैं हम, यहाँ भी लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लीजिए। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, हाफ गुनी आधार गुनी ऊंचाई, यही ना होता है, लेंगे यहाँ पे हाफ गुना आधार, आधार क्या होता है, देखिए त्रिभुज ए डी ई में देखेंगे, ए डी ई त्रिभुज कहाँ है
ए डी ई में देखिए आधार क्या है, ए ई आधार है ना, ए ई आधार है, लेंगे ए ई लिए, ए ई आधार गुना ऊंचाई क्या लेंगे, ऊंचाई डी एन, देखिए ऊंचाई है त्रिभुज ये में डी एन ऊंचाई है ना, डी एन लेंगे, डी एन ऊंचाई है बाय। अब देखिए त्रिभुज सी डी ई में, देखिए त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई, सी डी ए, ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज सी डी ई ले रहे हैं, तो इसमें लेंगे हाफ, इसका क्षेत्रफल हाफ, आधार, आधार गुनी ऊंचाई, आधार इसका क्या हो जाएगा, ई सी आधार हो जाएगा, इसका ई सी आधार होगा ना, ईसी लेंगे, ईसी क्यों आधार होगा, ईसी ईसी क्यों आधार होगा, क्योंकि लंब जो डी एन डाला गया है वो ईसी, ईसी बोलिए या एसी बोलिए, उस पे डाला गया है, डाला गया है ना, तो लेंगे ये। अब देखिए ऊंचाई क्या है इसका, ऊंचाई इसका ये हो जाएगा, देखिए हम क्या बोले थे पहले, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डी से डी एन लंब डाला एसी पर, या तो एसी पे या तो एई पे लंब डाला, दोनों पे लंब डाला गया है, तो दोनों का ऊंचाई वही होगा, तो लेंगे ऊंचाई डी एन, क्या लेंगे, डी एन ऊंचाई लेंगे। अब देखिए जो कटता है काट दीजिए, काटना है सुखाना है, इसको हम सुखा दिए, हाफ एंगल हाफ, सॉरी हाफ हाफ को सुखा दिए, और क्या डी एन खत्म, बचा क्या, क्या बचा, इसका बचा ए ई बाय ई सी, समीकरण सेकेंड, दो समीकरण निकल के आ गया है मेरा। अब देखिए दोनों समीकरण में मिल क्या रहा है, दोनों समीकरण में क्या मिल रहा है, दोनों समीकरण में क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। समीकरण में देखिए अगर जहां यहाँ पे देखिए ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी को ये प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करना है। अब देखिए त्रिभुज में यहाँ पे देखिए ए डी ई सेम है ना, त्रिभुज ए डी ई सेम है, सिमिलर है, त्रिभुज ए डी ई और ए डी सिमिलर है यानी कि सेम है, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए आपको इस फिगर में कुछ झलक रहा है, क्या झलक रहा है, डी ई सी बी, यानी कि ऐसा कुछ चतुर्भुज झलक रहा है, ऐसा कुछ चतुर्भुज झलक रहा है आपको, ऐसा, ये क्या है, डी ई बी सी, ऐसा कुछ चतुर्भुज झलक रहा है। इस चतुर्भुज को हम बोलते हैं समलम चतुर्भुज, क्या बोलते हैं, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में जो होता है ना सर, समलम चतुर्भुज में जो होता है विकर्ण और समलम बनाने वाला, समलम भुजा, इसको क्या बोलेंगे, समलम भुजा बोलेंगे, ये समलम, आसन भुजा भी इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये आसन भुजा या समलम भुजा, आसन भुजा, ये क्या है, आसन भुजा। तो हम इस त्रिभुज में ये बात याद रखिएगा, विकर्ण और समलम यानी कि आसन भुजा से बना कोण, आसन भुजा से बना त्रिभुज, क्या विकर्ण और आसन भुजा से बना त्रिभुज समान होता है, आसन भुजा यानी कि ये भुजा और ये विकर्ण और ये आधार, इसका आधार ये कहलाता है, आधार, दो आधार होते हैं त्रिभुज में, ये आधार और ये आधार एक दूसरे के समांतर, तो ये भुजा और ये समलम विकर्ण और आसन भुजा से मिलकर जो त्रिभुज बनता है ना दोस्त, आपस में समान होता है, ये बात नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये त्रिभुज, सॉरी ये त्रिभुज इक्वल होगा ये त्रिभुज का आपस में इक्वल होगा। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि हम लिखेंगे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई के बराबर होगा, DCE के बराबर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CDE लिख सकते हैं, और DEB को कैसे लिख सकते हैं, DEB को हम क्या लिख सकते हैं,
DEB रहने दीजिए। ये आप समझ लीजिए कहाँ से, समलंब चतुर्भुज से लाए हैं इसको पकड़ करके। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या देखेंगे, समीकरण, इसको फर्स्ट को लेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को लेंगे। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या है मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर क्या है, क्या निकल के आया है, AE बाय EC, या CE लिख सकते हैं इसको, EC को CE भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखना है आपको। अब देखिए क्या झलक रहा है, क्या झलक रहा है, एरिया ऑफ ECD, एरिया ऑफ ECD है ना, ये ECD है, CECDE यही है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, ये जो मेरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाले किसके बराबर है, यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज AB ED का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल के बराबर है। तब हम इसको इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, यही ना लिखेंगे, बराबर क्या है ये AE बाय CE के। ये समीकरण मान लेते हैं थर्ड, ये समीकरण थर्ड मान लिए, ये क्या मान लिए, समीकरण थर्ड। आगे चलते हैं, आगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लेते हैं। समीकरण फर्स्ट कहाँ है मेरा, ये है समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण सेकेंड ये है मेरा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB सेम है ना, LHS सेम है दोनों का। देखिए ये पद पूरा समीकरण फर्स्ट का और ये पद पूरा समीकरण थर्ड का बराबर है, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों सेम है, तो LHS दोनों का सेम है, देख लीजिए LHS दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का LHS सेम है। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर है इसका, और यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और। आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये इक्वल है आपस में, ये इक्वल है, यानी कि इतना को इक्वल है, इसको मिटा दीजिए। ये जो है ना सर, ये LHS दोनों का मिल रहा है, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड का LHS मिल रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दोनों का LHS मिल रहा है, तो RHS सेम होगा। RHS क्या होगा, RHS भी सेम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, AE बाय EC, EC इक्वल होगा किसका, समीकरण थर्ड में RHS का, AE बाय CF के, AE बाय CF के, AE बाय CF के, यही होगा ना, बराबर होगा ना, क्या होगा, बराबर होगा ना बराबर। इतना गो में कोई तकलीफ नहीं आप सभी को, इतना गो में कोई तकलीफ नहीं। ये मेरा देखिए ये क्या निकल का, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ई है, ये ई है, इसी, हाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, AE बाय CF इक्वल टू ए, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ देखिए इसका LHS क्या है, इसका LHS है
ADB AD ये मेरा LHS है, इसका LHS ये है, इसका LHS ये है। तो इसका देखिए RHS, सॉरी इसका RHS सेम है, इसका RHS दोनों का सेम है, तो LHS सेम है तो RHS सेम होगा। सॉरी यहाँ पे समीकरण गलती हो गया, दूसरा ही ले लिए। यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट और थर्ड, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। LHS सेम है तो RHS क्या होगा, सेम होगा। इसका RHS ये है AD बाय BD इक्वल टू, और इक्वेशन थर्ड ये है AE बाय CF के बराबर होगा। ये देखिए प्रूव्ड हो गया मेरा, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कि यहाँ पे एक बात और लिखना था, क्या चीज लिखना था, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, चूंकि AC जो समांतर है, किसका समांतर है, DE का। हम ऊपर में भी इसको लिख सकते थे, यहाँ पर भी माना कि ABC त्रिभुज है, जैसे भुजा BC के समांतर DC खींचा गया है तो सिद्ध, ठीक है, DC खींचा गया है, यहाँ पे लंब समांतर बोल दिया गया है, तो ये क्या बना रहा है, समलंब चतुर्भुज बना लिया है। ये क्या बना लिया है, समलंब चतुर्भुज बना लिया है। समांतर भुजा और आसन भुजा कर्ण से मिलकर बना त्रिभुज जो होता है आपस में समान होता है, तो समान लिए एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपस में समान होता है, तो समान कर दिए दोनों को, यहाँ से तुलना करके ये मेरा प्रूव हो गया। इतना को आपको समझ में आ चुका होगा। बस आज के लिए बस यही थ्योरी याद रखिएगा। ये थ्योरी अगर पढ़ लिए तो ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये क्या है, मोस्ट MVVI क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, त्रिभुज चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप 2 से 3 बार बना लीजिएगा तो आपका दिमाग में ये धस जाएगा, यानी कि आपके पॉकेट में 5 नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।